Good morning, 11th class. So, we were on our chapter 6, geomorphic processes, and we have covered the major part of the chapter, which included all the processes जिससे अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंजेस आते हैं, as the name of the chapter suggests. और इसमें हमने एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड देन वेदरिंग मास मूवमेंट्स एंड देन फाइनली इन आवर लास्ट क्लास वी डिड इरोजन एंड डेपोजिशन एज वेल. तो इन सब का रिजल्ट समवेयर इज soil formation, and soil formation is something that we will be trying to complete in today's class. So soil formation is obviously, we know that it is something directly or indirectly to do with the changes that are occurring due to these weathering and the other processes, erosion and deposition etc. तो अब जो है सॉइल के बारे में डिटेल में कर लेते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात और ऑब्वियसली सबसे जनरल बात जो अपने को पता है, सॉइल इज रियली इम्पोर्टेंट for growing crops, for somewhere satisfying all the basic needs that we require. So it is really important. Now obviously then comes the need that we need to understand कि soil कैसे अलग अलग टाइप की होती है, क्या क्वालिटी होती है, क्या उनके यूजेस होते हैं. तो ये सब समझने के लिए जो लोग स्टडी करते हैं सॉइल को, उनको हम बोलते हैं पेडोलॉजिस्ट. सो एक जो पेडोलॉजिस्ट है जो सॉइल को स्टडी करता है, उसके अकॉर्डिंग सॉइल क्या होती है. They say that soil is basically a collection of natural bodies on the earth's surface which may contain living or even the dead matter, and which is obviously supporting or is capable of supporting the plants. यानी सॉइल जो है एक कलेक्शन होता है जिसमें बहुत सारी नेचुरल बॉडीज होती हैं, ऑब्वियसली नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं. इसके अलावा इसमें डेड मैटर भी होता है. हमें पता है डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इसका पार्ट होते हैं. एंड दे आर obviously either they are supporting presently the plant vegetation or the, you can say, these trees or any form of flora, and somewhere obviously directly हम लोग भी इससे related है, fauna as well. तो according to the pedologist, these things are supporting or are capable of supporting plants. So we can say the basic definition according to the specialist of soil studies, we can say that this is the basic definition ki soil is a collection of natural bodies on the earth's surface containing living and or dead matter and supporting or capable of supporting the plants. इससे तो हमें बेसिक पता चल गया कि सॉइल होती क्या है, अगर हम उसको टेक्निकल टर्म्स में समझना चाहें. अब आ जाते हैं उसके दूसरे एस्पेक्ट्स में. हमें पता है कि सॉइल जो है एक बहुत डायनेमिक मीडियम है. डायनेमिक मतलब एवर चेंजिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो कंटिन्यूअसली होती है. कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, केमिकल होती हैं, फिजिकल होती हैं, बायोलॉजिकल होती हैं. और जो सॉइल है इट इज अ रिजल्ट ऑफ डीके. पता है हमें जो डेड मटेरियल्स और ये चाहे लीव्स वगैरह है, ये जब आफ्टर ड्राइंग अप व्हेन दे फॉल इन द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सॉइल में, फिर मिक्स होके उसका डिकम्पोजिशन होके इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सॉइल. सो इट इज समवेयर रिजल्ट ऑफ डीके एंड इट इज ऑल्सो मीडियम ऑफ ग्रोथ. बिकॉज सिंपली अपने को पता है सबसे बेस्ट और इजी एग्जांपल है कि प्लांट ग्रो करते हो. एंड देन दैट इज व्हाई वी सी इट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड अ डेवलपिंग बॉडी. इट हैज लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग क्यों होते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट है. अपने को पता है कि व्हाई डज इट चेंज. ईदर जनरली जैसे टेम्परेचर है, हमें पता है कि जो सॉइल है हम बोल देते हैं कि द सॉइल इज मॉइस्ट या द सॉइल इज ड्राई, बट वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली सीजन्स पे या उधर की क्लाइमेटिक कंडीशन पे जहाँ पे वो सॉइल है. यानी वो सेम सॉइल जो है वो एक ही साल में बीच में कोल्ड भी हो सकती है, बीच में वार्म भी हो सकती है, बीच में ड्राई भी हो सकती है, बीच में मॉइस्ट भी हो सकती है. तो इट इज ऑल बीइंग इफेक्टेड एंड इट हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स somewhat is changed depending upon the
सराउंडिंग्स। इसके अलावा अपने को पता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो भी मतलब जो सॉइल के अंदर होती है वो भी वेरी करती है, वो स्लो डाउन हो जाती है जब बहुत ज्यादा कोल्ड या ड्राई वहां पे कंडीशंस हो, whereas biological activity बढ़ जाती है when the temperature is warm and wet and the climate and the weather is wet. अब इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर है हमें पता है बढ़ जाता है when the leaves fall, grasses die. इसके अलावा अगर हम केमिकल टर्म्स में, केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो हम ये भी देखेंगे कि उसमें अलग अलग केमिकल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर के कारण टाइप ऑफ सॉइल का फ्लोरा फौना और वहाँ की टेम्परेचर मॉइस्चर इन सब के कारण क्या है केमिकली भी उस पर इफेक्ट हो जाता है। ये सारे चेंजेस जब हम ओवरऑल देखते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, all of these somewhere when occur on that particular area over a very long span of time, तब अपना जो फाइनली रिजल्ट है वो वैसा बन, सॉइल वैसा बन जाता है। बट वी कैन ऑल्सो से कि सॉइल जो है वो कितना एडजस्ट करता है ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्लाइमेट, कहाँ पे है लैंड फॉर्म कैसी है, वहां पे वेजिटेशन कैसा है, वैसे ही क्या होता है उसका फॉर्म भी चेंज हो जाता है। और सिर्फ ऊपर से नहीं चेंज होता, एक्सटर्नली नहीं होता, उसका मेन जो अंदर का कंटेंट है मे बी मिनरल कंटेंट और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी चेंज हो जाता है विद द चेंजिंग कंडीशंस दैट इट हैज टू फेस। तो यहाँ पे हम ये इसीलिए जितना भी हमने बात किया हम बेसिकली इस चीज को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं कि सॉइल जो है इट इज अ वेरी डायनेमिक यू कैन से part of our earth. When we say it is dynamic, what do we mean by that? It basically means that it is ever changing and it is changing because of the chemical, physical and the biological activities occurring around it. Okay, so as I was saying, कि soil is a very dynamic, you can say, part of our system of our earth, and we have already studied that why is it dynamic, because it is something which is always changing because of the things that are surrounding it या जो उसके आसपास जो अलग अलग activities हो रही है environment के कारण। अब अपने को बेसिक आइडिया हो गया कि सॉइल होती क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मतलब somehow changes because of the conditions it has to face। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्चुअली में सॉइल फॉर्म कैसे होती है। ओके, नाउ अगेन आई विल बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन इन अर्लियर क्लासेस। तो इसको एक तरीके से एक कंबाइंड फॉर्म में लाइक अ कंपाइल्ड फॉर्म वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट so that it becomes more clear। अच्छा, सॉइल फॉर्मेशन या फिर इसको पेरिजेनेसिस भी बोलते हैं, ये बेसिकली डिपेंड करता है सबसे पहले किस पे, वेदरिंग पे। बिकॉज वी नो जब वेदरिंग होती है रॉक की और रॉक स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है उसके बाद ही क्या होगा, उसके बाद ही ऑब्वियसली सॉइल फॉर्मेशन होगी। So it is weathering and you can say the amount of weathering, the depth of weathering which actually forms the basic input for the soil to form। यानी soil कैसे form होगी वो weathering पे depend होती है। अब क्या होता है, फर्स्टली जो वेदर्ड मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है कहीं पे और फिर वो जाके डिपॉजिट होता है दूसरी जगह पे। अब उस पे क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं, कुछ इंफीरियर बॉडीज जैसे कि मॉसेस और लिचन्स जो है ये एक्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक में थोड़े से उसके क्वालिटीज में थोड़ा सा चेंज ला देते हैं। उसके बाद हमें पता कुछ माइनर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो भी एक्ट करते हैं, कहाँ एक्ट करते हैं, वो भी एक्ट करते हैं ऑन the fragments that has been weathered, the parts of the rocks which are now becoming soil। तो इन पे करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ इनमें रहने ही लग जाते हैं और उसके बाद कुछ उसमें से डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स जो हैं वो ह्यूमस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फिर माइनर ग्रासेस और फर्न्स जो है दे में आल्सो ग्रो, फिर बुशेस, ट्रीज,
ट्रीज ऑब्वियसली थ्रू सीड्स और अदर तरीके से जैसे ग्रो करते हैं. इधर यू मे बी नोइंग जो पॉलिनेशन वाला प्रोसेस होता है. पॉलिनेशन इज बेसिकली बर्ड्स और एनिमल्स जब पूरे सिस्टम को दैट मीन्स सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और फिर फाइनली क्या होता है, प्लांट ग्रो होता है. तो दैट इज there are certain and many other kind of processes which act so that new plants can grow in those areas. और इसके अलावा ये जब इतना कुछ चल रहा है यहाँ पे, हमें पता है when plants are also growing there, जैसे plants के root deep penetrate होते हैं inside the soil, वो इफेक्ट करते हैं सॉइल के अंदर जाके, थोड़ा उसको स्पॉन्जी पोरस बना देते हैं. उसके बाद जो बॉरोइंग एनिमल्स होते हैं, बरोइंग एनिमल्स जो बरोस बना के एनिमल्स रहते हैं मिट्टी में, वो क्या करते हैं, कुछ मटेरियल को ऊपर लाते हैं, कुछ मटेरियल को नीचे ले जाते हैं. तो जिसके कारण जो सॉइल है वो पोरस हो जाती है और थोड़ी सी स्पॉन्ज लाइक हो जाती है. स्पॉन्ज लाइक से आई मीन कि उसमें कैपेसिटी हो जाती है किस चीज की, वाटर को रिटेन करने की या वाटर को अंदर परमिएट होने की. उसको एक तरीके से इट मेक्स इट केपेबल ऑफ परमिटिंग और लेटिंग द वाटर इनसाइड, और उसको वहां पे रिटेन होने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है. और फिर फाइनली इतने सारे, और सिर्फ वाटर नहीं, एयर का भी, इफ यू नो, एयर आल्सो, एरेशन जो होता है, इट आल्सो गोज इनसाइड द सॉइल. तो अब क्या हुआ, ऐसे करके फाइनली अपने पास एक सॉइल आती है, एक मैच्योर सॉइल आती है, विच इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ lot of minerals and lot of organic products. तो ऐसे करके अपनी जो सॉइल है which starts from weathering and has lot of processes in between which finally leads to formation of this mature soil, है ना. वेदरिंग होती है, फ्रेगमेंट्स टूटते हैं, डिपॉजिट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसमें बैक्टीरियाज आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मॉसेस, लिचेंस, ह्यूमस डेवलप होता है, ग्रासेस, फर्न्स, प्लांट के रूट अंदर तक जाते हैं, कुछ एनिमल सॉइल को मूव करते हैं ऊपर नीचे की तरफ, सॉइल पोरस बन जाती है, स्पॉन्ज लाइक बन जाती है, वाटर पर्कुलेशन होता है, एयर गोज इनसाइड इट, एंड फाइनली विथ लॉट ऑफ प्रोसेसेस एंड lot of changes, finally we get our final mature soil which is very you can say mixture containing lot of things and lot of मतलब अलग अलग minerals होते हैं उसमें, अलग minerals के साथ साथ बहुत सारे organic forms होते हैं, organic characteristics होती है, and then finally we get our soil. नाउ जब हमें ये पता चल गया सॉइल कैसे फॉर्म हुआ है, किस टाइप से फॉर्म हुआ है, we also need to understand that many of the there are many factors which are responsible for the formation of soil. अभी जब हमने पूरा formation of soil समझा था तो somewhere all of these were involved, but अब हम इनको specifically पढ़ेंगे. तो सबसे पहली चीज जो है, जो अपने सॉइल फॉर्मेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है पेरेंट मटेरियल, फिर है टोपोग्राफी, फिर है क्लाइमेट, फिर है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली टाइम. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वी स्टडी अबाउट इट ऑल्सो. तो ऑब्वियसली ये सारे फैक्टर ऐसे नहीं है कि इंडिविजुअली एक्ट करते हैं, सारे मिल के जो एक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि जो सॉइल फॉर्मेशन है वो कैसा हुआ है, क्वालिटी ऑफ सॉइल, हाउ इज इट, हाउ एंड what are the contents of the soil, किस टाइप की सॉइल है, ये सारा जो है ये बेसिक डिपेंड करता है ऑन ऑल दीज 5 फैक्टर्स मेनली, जिसमें से पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम, ऑल ऑफ दीज आर simultaneously working somehow so that we get the final soil. तो इसमें से सबसे पहले अपना पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल जो है इट इज बेसिकली पैसिव कंट्रोल फैक्टर, मतलब कोई ऊपर से बहुत ऐसा नहीं है कुछ एक्सटर्नल काइंड ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है. इसमें क्या है, हमें पता है कि जो सॉइल बनी है, जब रॉक की वेदरिंग हुई है तो उसी से बनी है. तो जो वो पेरेंट मटेरियल है जिससे जिस रॉक डेब्रीज बनी है, उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा सॉइल में, सॉइल उसी टाइप की होगी समवेयर.
ये यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि वो पेरेंट मटेरियल हो सकता है, या तो वो फ्रेगमेंट्स बन के वहीं पे सॉइल बन गया है, या फिर ये हो सकता है कि वो ट्रांसपोर्ट हो गया है बिकॉज ऑफ इरोजन एंड डेपोजिशन, तो कहीं और जाके हो गया। तो पर जो जिस मटेरियल से, जिस पेरेंट रॉक से, जिस पेरेंट मटेरियल से वो सॉइल बनी है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होगा, जो सॉइल फॉर्मेशन होगा उस पे। तो सॉइल फॉर्मेशन हमें पता है बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन टेक्सचर। टेक्सचर मतलब जो डेब्रीज है उनकी साइज क्या है, स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, इंडिविजुअल जो ग्रेन्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, उनकी हम बोलेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्वालिटीज है, एज वेल एज मिनरल और केमिकल कॉम्पोजिशन उस रॉक का जहां से वो रॉक बना है, तो जहां से वो सॉरी सॉइल बना है। तो ऑब्वियसली जो रॉक मटेरियल है उसकी क्वालिटीज, उसमें से जो फ्रेगमेंट्स बने उनके ग्रेन की साइज, उनका बेसिक स्ट्रक्चर, उसी से हमें पता चलेगा, या उसी पे एक्चुअली में क्या डिपेंड करता है जो सॉइल फॉर्म होता है। एंड नेचर और रेट ऑफ वेदरिंग, और कितनी वेदरिंग कितनी डीप हुई है, कितना ज्यादा वेदरिंग हुई है, उस पेरेंट मटेरियल पे, उस पे भी फर्क पड़ता है ऑब्वियसली। क्योंकि हमें पता है कि बहुत बार क्या होता है कि यू में नोटिस कि जो पेरेंट मटेरियल है अगर उसके सिर्फ ऊपर के लेयर से ही हुई है वेदरिंग, या मतलब इससे भी फर्क पड़ता है कौन सी टाइप की वेदरिंग हुई है, केमिकल वेदरिंग हुई है या बायोलॉजिकल वेदरिंग हुई है, फिजिकल वट एवर वेदरिंग इज, उससे भी फर्क पड़ता है। अब इसके अलावा ये भी है कि देयर मे बी डिफरेंसेस इन सॉइल ओवर सिमिलर बेडरॉक, मतलब एक ही बेडरॉक है, एक ही जगह है जहां से सॉइल बनी है, पर हो सकता है फिर भी वो डिसिमिलर हो। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जाके डिपॉजिट हुई है, उनपे किस टाइप का रिएक्शन हुआ है, किस टाइप की वेदरिंग हुई है, वो उससे बहुत फर्क पड़ता है। सिमिलरली कोई हो सकता है दो अलग बेडरॉक से सॉइल बना है पर उनकी जो क्वालिटीज है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिकॉज हमें पता है कि वो बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जाता है, तो हो सकता है थोड़ा डिफरेंस जो है वो अकर हो जाए। एंड अब जब हमें पता है कि सॉइल बहुत जब यंग होती है या जब मैच्योर हुई है, मतलब बहुत साल, बहुत टाइम भी नहीं निकला है और उसके ऊपर बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए हैं, तब तो वो अपने पेरेंट मटेरियल से बहुत ज्यादा रिजेंबल करेगी, है ना। इट इज ऑब्वियस। कैसे ऑब्वियस है? कि अपने को पता है कि अभी अभी वो फॉर्म हुई है, अभी अभी वहां पे वेदरिंग हुई है, और अभी अभी डेब्रिस फॉर्म, अभी अभी से आई डोंट मीन इमीडिएट इन आवर टर्म्स, इमीडिएट इन टाइम, इन टर्म्स ऑफ जो इतने वैसे तो इट टेक्स थाउजेंड्स एंड 10,000 एंड इवन मोर इयर्स, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, जब इनिशियल पीरियड में जब वो बस सॉइल बनी है, इतना मेच्योर नहीं हुई, इतने ज्यादा प्रोसेसेस नहीं हुए उस पे, तो वो ऑलमोस्ट बहुत कुछ रिजेंबल करेगी अपने पेरेंट रॉक जैसे ही। और बट हम ये भी देखेंगे कि जब बहुत टाइम हो जाता है तो ऑब्वियसली क्या होता है कि विद टाइम वी विल नोटिस कि चेंजेस आ जाते हैं, थोड़ा सा पेरेंट मटेरियल से अलग हो जाता है। बट कुछ केसेस में, जैसे इन सम केसेस ऑफ स्लाइमस्टोन एरियाज, जहाँ पे वेदरिंग जो है बेसिकली एक डिफरेंट टाइप की होती है, थोड़ी पिक्यूलियर होती है, एक्ट करती है उसी पे, तो यहाँ पे क्या है, सॉइल जो है क्लियर रिलेशन दिखाएगा अपने पेरेंट रॉक से, क्योंकि इसकी जो वेदरिंग होती है उससे बेसिक मटेरियल जो होता है लाइमस्टोन वाले एरिया का वो चेंज नहीं हो पाता। तो यू कैन इजीली नोटिस एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट मटेरियल की जैसी होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने देख लिया पेरेंट मटेरियल पे बहुत डिपेंड करता है टाइप ऑफ रॉक जो है, टाइप ऑफ सॉइल जो है फॉर्म होती है, बिकॉज वहीं से फॉर्म हुआ है एंड एडेड ऑन इट, कि अगर वेदरिंग हो, अगर मैच्योर नहीं हुई है सॉइल तब तो बहुत सिमिलैरिटी होगी, अदरवाइज थोड़ी बहुत डिससिमिलैरिटीज हो जाएगी बिकॉज इट इज वेंट थ्रू लॉट ऑफ प्रोसेसेस। अब आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें पता है टोपोग्राफी होता है बेसिकली, ये भी एक पैसिव कंट्रोलर ही है एक तरीके से, फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प मतलब लीड करता है। नाउ बेसिकली टोपोग्राफी हमें पता है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम बोलेंगे शेप एंड रिलीफ ऑफ लैंड कैसा है ना। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि वो सॉइल किस टाइप का होगा, क्योंकि बेसिक जो हम देखें कि जो मटेरियल है पेरेंट मटेरियल,
वो कितना एक्सपोज्ड है टू सनलाइट, और मतलब जो सरफेस और जो सब सरफेस ड्रेनेज कैसा है, यानी वाटर जो वहां से ऊपर से फ्लो कर रहा है या विद इन जो उसका उसका किस टाइप का इफेक्ट है, और वो जो है ये सारी चीजें जो है दैट इज एक्सपोजर टू सनलाइट एंड द अमाउंट ऑफ सरफेस ड्रेनेज ओवर दैट पेरेंट मटेरियल एक्चुअली इफेक्ट्स द टाइप ऑफ सॉइल दैट विल बी फॉर्म्ड। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे स्टीप स्लोप है, तो स्टीप स्लोप पे क्या होगा, ऑब्वियसली हम देखेंगे कि जो सॉइल की लेयर है ना वो क्या होगी, वेरी थिन होगी, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है स्टीप स्लोप है तो उसपे जो सॉइल की लेयर है इट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन, और ज्यादा इट इज प्रोन टू इरोजन एंड वेदरिंग एक्सेट्रा। तो अपने को पता है कि अगर स्टीप स्लोप होगी और तो उस पे क्या हो जाएगा, सॉइल बहुत थिन होगी, और अगर फ्लैट लैंड है तो वहां पे सॉइल क्या होगी, थिक होगी। अपने को पता है जेंटल स्लोप्स में इरोजन स्लो होता है, एंड तो पर्कुलेशन ऑफ वाटर जो है वो गुड होगा। क्यों क्यों अच्छा होगा, बिकॉज इरोजन धीरे धीरे हो रही है तो वाटर इज गेटिंग टाइम टू सीप इन, और इसीलिए वहां पे सॉइल फॉर्मेशन, ये सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत सही होता है। इसके अलावा फ्लैट एरियाज में थिक लेयर ऑफ क्ले होती है, तो उसमें आराम से गुड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो जो सॉइल फॉर्मेशन है वो उस टाइप की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे एरियाज में जो सॉइल होती है वो डार्क कलर की होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है और थिक लेयर ऑफ क्ले है, तो इसके कारण द कलर विल अपेयर लिटिल बिट डार्किश। अगर हम मिडिल लैटिट्यूड्स की बात करें, यानी वी नो द लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ, तो उसमें जो मिडिल वाली मिड लैटिट्यूड एरियाज की अगर बात करें, तो जो साउथ फेसिंग स्लोप्स हैं उसमें हम देखेंगे बिकॉज दे आर एक्सपोज टू सनलाइट और अलग तरीके की उनमें वेजिटेशन होती है, तो उनका जो सॉइल है वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स है, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स में जो क्लाइमेट होता है वो कूल होता है, मॉइस्ट कंडीशंस होती है, तो यहाँ पे जो सॉइल और वेजिटेशन होगी वो अलग टाइप की होगी। तो हेयर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड दैट जैसे जैसे टोपोग्राफी होगी उस पर भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा टाइप ऑफ सॉइल और क्वालिटी। जैसे हमने सिंपल एग्जांपल, अपना सबसे सिंपल एग्जांपल यही था कि जो अगर हम देखें जो स्टीप स्लोप्स होती है वहां पे सॉइल जो है वो थिन होगी, उसकी लेयर थिन होगी, वेयर फ्लैट एरियाज में क्या होगी, थिक होगी, और उनका ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, इसीलिए ब्लैकिश कलर की होगी। तो बेसिकली जो टोपोग्राफी है इट ऑल्सो प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इन द टाइप ऑफ सॉइल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। अब आ जाते हैं क्लाइमेट पे। Climate again is you can say very easy to understand कि how does it affect in the formation of soil। पर क्लाइमेट में बेसिकली जो चीजें सॉइल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है वो होता है पहला तो मॉइस्चर और सेकंड टेम्परेचर। मॉइस्चर बेसिकली कितना मॉइस्चर हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब प्रेसिपिटेशन जो है हम बोलेंगे अगर, तो प्रेसिपिटेशन कितना, मतलब कितनी रेनफॉल हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम तक हो रही है, और फिर उसके कारण इवेपोरेशन कितनी हो रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है वहां से, वहां पे उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है सॉइल की कंडीशंस पे। इसके अलावा टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड ड्यूरेनल वेरिएशन, इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होता है सीजन वाइज और डे वाइज भी। जैसे भाई जैसे दिन में टेम्परेचर अगर 40 डिग्रीज है तो रात को कितना है, 30 डिग्रीज है। सपोज किसी किसी एरिया में ऐसे होता है कि दिन में बहुत गर्मी है, रात में जो है कंपैरेटिवली अच्छा टेम्परेचर होता है, या ऑपोजिट भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज। या और किसी एरियाज में होता है कि दिन और रात के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क है ही नहीं, दैट मीन्स सुबह अगर सपोज दोपहर के टाइम में बी ड्यूरिंग द आफ्टरनून इट इज अराउंड 35, एंड इफ यू सी अराउंड द नाइट इट विल बी अराउंड 32 और या फिर इसके अराउंड हो, मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वेरिएशन से एकदम नहीं है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। ज्यादा वेरिएशन होगा तो अलग काइंड ऑफ सॉइल होगी। और सीजनल भी, जैसे अपने जो एक्सट्रीम मतलब इंटीरियर एरियाज में रहते हैं वहां पे हमें पता है कि सीजन एक्सट्रीम समर्स भी आते हैं, अपने एक्सट्रीम विंटर्स भी आते हैं, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है।
तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये सॉइल फॉर्मेशन में भी बहुत फर्क होगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अपने गर्मी में अराउंड 45 डिग्रीज हो जाता है एंड इन विंटर्स वी हैव अराउंड 5 डिग्रीज, तो यानी वेरिएशन बहुत ज्यादा है अराउंड 40 डिग्रीज का। तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है काइंड ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो डे वाइज। अब कैसे फर्क पड़ता है ये भी देख लेते हैं। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू इज बेसिकली प्रेसिपिटेशन। तो अपने को पता है कि प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट सॉइल को मिलता है। हमें ये पता है कि जब भी मॉइस्चर कंटेंट होगा तो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्पीड अप हो जाती है। वी नो इट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में भी हमने पढ़ा था जनरली कि मॉइस्चर आता है तो रिएक्शन हो जाता है एंड देन कुछ चेंजेस आ जाते हैं। सिमिलरली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अपने को पता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये सारे ये ज्यादा जर्मिनेट करते हैं या ज्यादा ये इनका नंबर बढ़ता है और ये ज्यादा एक्टिव कब होते हैं, व्हेन देयर इज मॉइस्चर इन द सॉइल। तो इसके अलावा अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो इन दैट एरिया तो उससे क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है किस चीज का, सॉइल कंपोनेंट्स का, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली एल्यूविएशन, यानी कमिंग डाउन या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉइल कंपोनेंट्स। और फिर वो जाके जब डिपॉजिट होते हैं एक तरीके की लेयर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं इल्यूविएशन। तो इससे भी सॉइल का डेप्थ या उसकी जो होराइजन है उस पर फर्क पड़ता है। अब जैसे वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटीज विद इन द सॉइल जो है वो कंटिन्यूस होती है। तो इसमें क्या होता है, नॉट ओनली कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बट मेजर पार्ट ऑफ सिलिका जो है वो भी क्या हो जाता है, सॉइल से रिमूव हो जाता है। क्यों रिमूव होता है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस रेन दैट इज बीइंग फेल्ट देयर, या कंटिन्यूस जो वहां पे रेनफॉल होती है। अब जो रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल है इसको बोलते हैं डीसिलिकेशन। ठीक है, डीसिलिकेशन। सो यानी कि बिकॉज ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन और एज वी से कि जो मॉइस्चर कंटेंट है कहीं पे अगर ज्यादा होता है तो एज वी हैव सीन कि ये सारी चीजों से जो क्वालिटी ऑफ द सॉइल पे भी फर्क पड़ता है। जैसे डीसिलिकेशन, बिकॉज इससे क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ सिलिका हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल। अब ड्राई क्लाइमेट्स में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है पर फिर भी इवेपोरेशन जो है वो भी बहुत होता है। तो हाई टेम्परेचर और इवेपोरेशन के कारण क्या है, प्रेसिपिटेशन से ज्यादा इवेपोरेशन होता है। इसीलिए जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस इट स्टार्ट्स कमिंग अप टू द सरफेस बाय द कैपिलरी एक्शन। यानी इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। बेसिकली जो वाटर है द ग्राउंड वाटर इट इज बीइंग ब्रॉट अप, बिकॉज ऊपर क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर के कारण कंटिन्यूस इवेपोरेशन हो रहा है और ऑब्वियसली इन दिस प्रोसेस वाटर इवेपोरेट्स और पीछे क्या रह जाता है, जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। तो अब ये जब वाटर इवेपोरेट हो गया और सॉल्ट्स रह गए तो क्या होगा, एक सॉल्ट की लेयर बन जाती है। ठीक है, एंड सच सॉल्ट्स आर फॉर्म बेसिकली ऑन द क्रस्ट। तो सॉल्ट की लेयर जैसे बन जाती है जिसको हम बोलते हैं हार्ड पैन्स। हार्ड पैन्स क्या होते हैं, बेसिकली डेंस लेयर ऑफ सॉइल बिलो द टॉप सॉइल। और जनरली ये क्या होती हैं, ये सॉइल को और अंदर पर्कुलेट जैसे नहीं हो देती है जनरली। तो अगेन एक certain kind of change आ गया in the type of soil that was present in that area. Okay, सो यहाँ पे हमने देखा क्लाइमेट इज एक्चुअली इफेक्टिंग। इसके अलावा क्लाइमेट जो है और किस तरीके से इफेक्ट करता है, दैट यू मे बी नोइंग कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैं, यानी ट्रॉपिक्स जनरली के बीच में जो बेसिक जिस टाइप का क्लाइमेट होता है, ये वाला जो क्लाइमेट है इसमें, और इसके अलावा ऐसे एरियाज जहाँ पे इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स बहुत फॉर्म होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंकर। ठीक है, अगेन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट कैन बी क्लियरली फेल्ट।
अब टेम्परेचर दो तरीके से काम करता है बेसिकली। कैसे काम करता है, या तो वो इंक्रीज करेगा केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, या फिर वो रिड्यूस कर देगा। कैसे? केमिकल एक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बहुत हाई हो, और अगर टेम्परेचर बहुत लो हो तो क्या हो जाएगी, ये जो बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटी है ये रिड्यूस हो जाएगी, एक्सेप्ट अ फ्यू, जैसे कि कार्बोनेशन। और फ्रीजिंग कंडीशंस में तो रुक ही जाएगी ये केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसीलिए जो ट्रॉपिकल सॉइल्स है ना, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं, वहां पे डीप प्रोफाइल्स होती है, बहुत डाउन तक क्या होता है, सॉइल की फॉर्मेशन और उसकी लेयर्स होते हैं। जबकि जो फ्रोजन एरियाज है जैसे टुंड्रा रीजन, वहां पे सॉइल जो है सिर्फ मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल से बना है, क्योंकि वो फॉर्म नहीं हो पाता ठीक से। क्यों? क्योंकि वहां पे बायोलॉजिकल और जो केमिकल एक्टिविटीज हैं वो ठीक से हो नहीं पाती है बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। now we have briefly seen कि ये जो chemical activities है they are really important and they form lot of changes on the kind of soil that is formed। ठीक है, तो अपने को पता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कैसे इंपॉर्टेंट है ये, कैसे किस तरीके से कोल्ड कंडीशन में बायोलॉजिकल और केमिकल फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज जो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है? बायोलॉजिकल हमें पता है, ये तो हमने पता है कि क्लाइमेट से इफेक्ट पड़ता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन इटसेल्फ क्या करती है, कैसे चेंजेस लाती है? बेसिकली हमें पता है कि जो भी एरिया है उसके ऊपर जो वेजिटेशन है या जो ऑर्गेनिज्म है, जो चाहे उस समय पेरेंट मटेरियल में स्टार्टिंग से थे या फिर चाहे बाद के एजेस में सॉइल फॉर्मेशन में आए हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या था वहां पे, क्योंकि उससे पता चलेगा कितना मॉइस्चर कंटेंट वो लोग अपने अंदर रिटेन कर सकते हैं, क्या अलग अलग चेंजेस आते हैं। अब व्हेन आई एम सेइंग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, हमें पता है जो डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स वो ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल का है, वो लोग ये चीजें ही प्रोवाइड करती हैं सॉइल को। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिससे ह्यूमिफिकेशन होती है और डीकॉम्पोजिशन हो जाती है किस चीज की, मिनरल्स की और सॉइल पेरेंट मटेरियल का। इसका बेसिक मतलब क्या है कि सर्टेन चेंजेस आते हैं इधर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या जो ऑर्गेनिक एसिड्स होता है उसके कारण देयर आर फ्यू चेंजेस दैट अकर, एंड बिकॉज ऑफ विच ऑब्वियसली द सॉइल टाइप एंड इट्स characteristics will be affected. So I suppose you understand कि biological activity होती क्या है। बेसिकली जो changes होते हैं on the parent material, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे humification का, what do I mean by humification? बेसिकली ह्यूमस का डेवलपमेंट होना या उसका चीजों का डीकम्पोज होके एंड देन ह्यूमस बनना, इट इज टोटली इफेक्टेड एंड इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, यू मे हैव हर्ड कि बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ बैक्टीरियल एक्टिविटी से लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स। One example, you all must have heard about the rhizobium bacteria, about which we'll study in the next slide. Here let us come back to the bacterial activity जो है वो भी हमें पता है कि कोल्ड और वार्म क्लाइमेट्स में डिफर करेगी। हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा है दैट इट विल डिफर। व्हाई विल इट डिफर? क्योंकि जो वार्म कंडीशंस हैं उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी फास्ट होगी एज कंपेयर टू द कोल्डर एरियाज, तो बैक्टीरियल ग्रोथ स्लो होगा कोल्डर क्लाइमेट में, तो ऑब्वियसली ह्यूमस बहुत बार क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, पूरी तरीके से डीकम्पोज नहीं हो पाता कोल्डर एरियाज में। अब डीकम्पोज नहीं हो पाया तो अनडीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि बैक्टीरियल एक्टिविटी लो थी, तो यहाँ पे एक लेयर ऑफ पीट डेवलप हो जाती है। पीट बेसिकली क्या है, डीकेड मटेरियल, उसका एक्यूमुलेशन जनरली आर्कटिक और टुंड्रा एरिया में। और ह्यूमिड ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल एरिया में क्या होता है, उल्टा होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ और एक्शन बहुत ज्यादा है और इतना रैपिडली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जो डेड वेजिटेशन है कि क्या होता है, ह्यूमस कंटेंट बहुत बहुत कम रह जाता है।
तो इसके बाद अपने आ जाते हैं, एज आई टोल्ड यू अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। यू मस्ट हैव हर्ड कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोबियम। ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो वैसे यूज नहीं की जा सकती, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अमोनिया, NH3 अमोनिया, अलग अलग एलिमेंट्स में उसको चेंज कर देते हैं। और जब वो उसको चेंज करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इट इज यूज बाय द प्लांट्स। एक तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है उससे, सॉइल जो प्लांट है वो उसको यूज करके क्या होता है, वी गेट मोर न्यूट्रिशियस फूड, और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इट इज जस्ट एन एग्जांपल हाउ बैक्टीरियाज एंड देयर एक्टिविटीज हेल्प अस इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। इसके अलावा हमें पता ही है कि लार्ज एनिमल्स, चाहे एंट्स, टर्माइट्स, अर्थवॉर्म्स, ये सारे जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल एंड डेवलपिंग देयर टेक्सचर, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, स्लो को अप एंड डाउन। और अर्थवॉर्म्स तो बेसिकली फीड भी करते हैं सॉइल को। तो और उसके बाद जब उनके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, वॉट एवर दे रिलीज फ्रॉम इट, इट ऑल्सो एड्स ऑन टू द सॉइल, और इसके कारण सॉइल की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नाउ वी कम ऑन टू द लास्ट फैक्टर विच इज टाइम। टाइम अगेन वी नो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि इतने सारे प्रोसेसेस में बहुत टाइम लगता है। तो जब सॉइल मैच्योर हो जाती है, उसकी प्रोफाइल पूरी डेवलप हो जाती है, तब ऑब्वियसली जो सॉइल है उसकी अलग अलग लेयर्स जो है प्रॉपरली अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएंगे। बट अगर उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला है तो ऑब्वियसली लेयर बहुत कम होगी, होराइजन्स बहुत कम होंगे, वो डीपली फॉर्म नहीं हुई होगी, उसके कंटेंट जो है उनमें चेंजेस नहीं आए होंगे। तो रिसेंटली जो फॉर्म्ड है वो बेसिकली यंग होते हैं और उनमें इतने ज्यादा होराइजन्स नहीं होते। और वेर इज मेच्योर और जो ज्यादा टाइम से है वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, गुड होराइजन्स होते हैं, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज पुअरली डेवलप्ड एज अर्लियर में, जो यंगली फॉर्म मतलब जो यंग होते हैं और अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं हो पाए ड्यू टू सर्टेन रीजंस। टाइम, बेसिकली टाइम इतना उनका भी हुआ नहीं है फॉर्मेशन में। तो बेसिकली हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आई कैन नॉट टेल यू कि अच्छा सॉइल फॉर्मेशन होने में 1 साल मतलब 1000 years लगेंगे या 10,000 years लगेंगे, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। बट प्रॉपर जब वो डेवलप और मैच्योर हो जाता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एंड देन फाइनली व्हेन इट इज रेडी, इट इज एक्चुअली गुड फॉर lot of activities on the earth, basically plant growing and other thing. With this, we complete our chapter. We have understood how the soil is formed, how it is important, and कैसे अलग अलग physical, chemical and biological activities से form होता है पूरा process, कैसे weathering से finally form होता है, factors जो हैं कौन कौन से, पेरिन मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम, और फिर फाइनली कैसे सॉइल बन जाता है। सो विद दिस वी अंडरस्टैंड कि कैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस सारे एक्ट करते हैं, चाहे वो एंडोजेनिक हो, एक्सोजेनिक हो, वोल्केनिज्म हो, डायरेक्ट ट्रॉफिज्म हो, या फिर वेदरिंग में अलग टाइप केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल हो, या फिर मास मूवमेंट्स हो, इरोजन, डेपोजिशन हो, these somehow leads to soil formation and they only lead to the structure of the earth which we understand today, and it is still continuously changing. So I think everything is clear. If you have any doubt, feel free to ask and we'll solve all your problems in the next class. So see you all in the next class.